रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। हमारे इस खास बुलेटिन में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारे की हर खबर, तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। शहर शहर से हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ इस खास बुलेटिन में जुड़ेंगे और उन तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे अपडेट लेंगे। देश में आज बहुत कुछ खास है। पीएम का असम के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचेंगे और वहां बदलाव रैली को संबोधित करेंगे। इन सब के बीच कई अन्य बड़ी खबरें भी राजनीति के गलियारे से हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले रिपोर्टर्स लाइव में सहारनपुर से हमारे सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंच रहे हैं। आज के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जानेंगे। कितने बजे मुख्यमंत्री का आगमन होगा और क्या तमाम तैयारियां हो रही हैं? आज सहारनपुर पहुंचेंगे। लगभग 2:25 पर उनका हेलीपैड बना जो बेट क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर मां शाकुंभरी देवी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। वहीं पर योजना 76 करोड़ की लगभग योजनाएं चल रही है। शाकुंभरी देवी को पर्यटन स्थल में विकसित किया जा रहा है, उसको लेकर ही जो योजनाएं उन पर करेंगे कितने कार्य हुआ है, कितनी तेजी से कार्य चल रहा है, गुणवत्ता। उसके बाद वहीं पर ही जो अधिकारी हैं उनसे सहारनपुर के अंतिम जो विकास प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधि हैं सहारनपुर के, उनके साथ भी बैठक करेंगे। 2.5 घंटे लगभग सहारनपुर रुकेंगे। 4:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और फिर यहाँ से सहारनपुर से सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि इस बात की तो 19 तारीख से नवरात्रों का मेला लगने वाला है। पहुंचते हैं पहुंचते हैं संख्या में इसी ठीक है संजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अहम दौरा होने वाला है। सबसे पहले मंदिर पहुंचेंगे, माता के दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कई तैयारियों को लेकर अहम बैठकें होनी है आज सहारनपुर में और इसके साथ ही चैत्र नवरात्र में जो खास मेला यहां पर आयोजित किया जाता है उसकी भी तमाम तैयारियों और बारीकियों पर मुख्यमंत्री नजर रखेंगे। अधिकारियों के साथ उसको लेकर भी, उस दिशा में भी अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे रिपोर्टर्स लाइव में। हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है? बिल्कुल शिवानी, अगर बात उत्तर प्रदेश की कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैथल, हरियाणा और सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और सहारनपुर में जब वो पहुंचेंगे तो मां शाकंभरी देवी मंदिर का दर्शन करेंगे। वहीं विकास परियोजनाओं की 2:30 से 3 बजे के आसपास में एक प्रगति समीक्षा बैठक उनके द्वारा की जाएगी। उसके बाद उनका लखनऊ वापसी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर जनपद में, हम चाहे पूर्वांचल की बात कर लें, पश्चिमांचल की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें या अवध प्रांत की बात कर लें, लगातार विकास कार्यों की जो एक समीक्षा बैठक उनकी होती है वो लगातार देखने को मिली है, जिसकी वानगी आज सहारनपुर में दिखेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात कर लें तो वो आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में एसआई की लिखित परीक्षा आज शुरू हुई है। टेलीग्राम के माध्यम से अभ्यर्थियों को झांसे में रखकर नकल कराने के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारियां एसटीएफ की टीम से की गई। साइबर क्राइम की तरफ से एफआईआर दर्ज कर अन्य लोगों की धरपकड़ की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश के युवाओं को निष्पक्षता, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ नौकरी मिले, भाई भतीजावाद देखने को नहीं मिले। उस कड़ी में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी एसटीएफ को फ्री हैंड किया था, उसी कड़ी में आज एसआई की परीक्षा में सेंध लगाने वालों की भी गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो काशीराम जयंती कल होना है, लेकिन जिस तरह से सारे राजनीतिक दल दलित वोटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि कल आईजीपी में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया गया, काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की गई। इसके अलावा संविधान बचाने, आरक्षण बचाने जैसी बातें राहुल गांधी की तरफ से की गई, क्योंकि कल के कार्यक्रम में राहुल गांधी भी आए हुए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 की विसात कैसे बिछाई जाए, दलित वोट बैंक में सेंध कैसे लगाया जाए, इसको लेकर हर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। वहीं हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो उसके तरफ से भी एक बड़े आयोजन की तैयारियां चल रही हैं काशीराम जयंती पे। वहीं बसपा का सीधे सीधे आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे है कि ये दलित वोटों को गुमराह करने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस पे भी पलटवार किया और नेटवर्क 10 पे बताया कि किस तरह से कांग्रेस काशीराम के सपनों को रौंदने का काम किया जब सत्ता में था।
अगर काशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को कोई साकार कर रहा है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 की नया कैसे पार लगेगी, दलित वोट बैंक में सेंध कैसे लगेगी, इसको लेकर राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, लगातार उनकी तरफ से कवायद की जा रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, और जब एक से अधिक राजनीतिक दल एक ही फॉर्मूले को सेट करने की कोशिश करे तो कंपटीशन और बढ़ जाता है। और दलित वोटर इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए भी जरूरी है, बसपा के भी कोर वोटर बताए जा रहे हैं, बीजेपी की भी ये जरूर कोशिश होगी कि तमाम विकास के कार्य जो किए गए हैं प्रदेश में उसके बेसिस पे उनको अपनी तरफ लाया जाए। ऐसे में एक ये जो जयंती है, कांशीराम जयंती, ये एक बड़ा आयोजन है और निश्चित ही इसको उछाल दिया जा रहा है। हर एक राजनीतिक दल इसके लिए अपने राजनीतिक लाभ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसका इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राघवेंद्र, राहुल गांधी की चर्चा करेंगे। संविधान बचाने का जोर तो उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, लेकिन बीते दिनों संसद के द्वार से जो तस्वीरें सामने आई, जहां बैठकर अपने सहयोगी सांसदों के साथ वहां पर चाय पीते नजर आए, उत्तर प्रदेश में क्या उस प्रकरण के इर्द गिर्द राजनीति तेज हो रही है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो खुद तमाम नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से मर्यादा को भंग करते हुए नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश में संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, ये बात निश्चित भारतीय जनता पार्टी को तो हजम नहीं हो रही होगी। बिल्कुल शिवानी, राहुल गांधी की बात कर लें या प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लें, कांग्रेस के पास ये दो मजबूत स्तंभ थे। खास करके प्रियंका नाम का एक तुरुप का इक्का कांग्रेस के पास हुआ करता था, जो यूपी में आजमाने का पूरा प्रयास विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनावों में किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस करने में सफल नहीं हो पाई। जहाँ तक बात राहुल गांधी की है, तो राहुल गांधी संविधान की एक छोटी प्रति लेकर घूमते जरूर हैं, बार बार संविधान बचाने की बात जरूर करते हैं, आरक्षण बचाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि केंद्र में उनकी सरकार रही तो इन दलितों के लिए क्या किया गया, पिछड़ी जातियों के लिए क्या गया, आरक्षण का जो अनुपात होना चाहिए वो सही ढंग से मिला कि नहीं। जब इस पर चर्चा होती है तो कांग्रेस उसमें बहुत खरा नहीं उतरती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, और जब हम राहुल गांधी की बात कर लें, रॉबर्ट वाड्रा की बात कर लें, सोनिया गांधी की बात कर लें, किसी न किसी प्रकरण में, कोई बोफोर्स के मामले में, कोई किसी न किसी मामले में कांग्रेस के सारे नेता, लगभग बड़े नेता जमानत पे चल रहे हैं। हम राहुल गांधी की बात करें तो वो भी जमानत पे चल रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस जरूर पाना चाहती है। अभी चल ही रहा है, शांत हुआ नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें घिरे हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इवन सोनिया गांधी का नाम भी कई प्रकरणों में सामने आया था, हालांकि कुछ में उनको क्लीन चिट भी मिली। इस सबके इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव है तो कोशिश यही है तमाम राजनीतिक दलों की कि हर एक वोट बैंक को किस तरीके से साधा जाए। अगर बसपा और समाजवादी पार्टी दलित वोटर्स को अपने पाले में रखते हैं, लगातार पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उसमें सेंधमारी की जाए। और जब सवर्ण वोट बैंक की बात आती है, चूंकि बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं, तो कोशिश ये भी कांग्रेस, बसपा या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कि उनको अपने पाले में लाया जाए। एक दफा फिर से सहारनपुर चलते हैं। हमारे सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है सहारनपुर में, तमाम बड़े कार्यक्रम हैं और बैठकों का दौर जारी रहेगा तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए, जायजा लेने के लिए। लेकिन ये विकास परियोजनाएं किस तरीके से कार्यरत हैं, किस तरीके से इन पर काम चल रहा है, जिसकी बारीकी से निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। देखिए, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी पर्यटन स्थल है, 51 सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर लगातार जो तलहटी है, पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है, वहां पर जाने में परेशानी होती थी, कई बार खोल में पानी आ जाता था, जिसे लेकर एक एलिवेटेड वहां पे ऊपर रोड बनाया जा रहा है। तो वो लगभग 75 करोड़ की योजना है, उसको ही निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अभी फिर 19 तारीख से यहाँ पर जो नवरात्रे शुरू होने वाले हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि भारी संख्या में बताया गया है कि कई राज्यों से यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। और मां शाकुंभरी देवी जो सहारनपुर की कुल देवी भी मानी जाती है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके लिए भी मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, समीक्षा करेंगे, साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी बैठक करेंगे और यहाँ के आगे के बारे में जानकारी लेंगे। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिपोर्टर्स लाइव में और अब जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों पर नजर रहेगी। हमारे सहयोगी अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अजहर, जम्मू कश्मीर की क्या बड़ी खबरें हैं जिनसे दर्शकों को रूबरू कराएंगे? की और बात करें सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से कुछ अहम जो है कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें काफी अहम फैसले लिए गए, लेकिन उससे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक अहम
फैसला ये लिया गया कि श्री अमित शाह जी की जानिब से जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से बीते साल जो है लैंडस्लाइडिंग और डिजास्टर हुआ, जिसकी वजह से काफी सारे जाने भी चली गई और काफी सारा जो नुकसान है, काफी सारे जो रिहायशी मकान है, ढांचे है, वो तय गए थे। लेकिन उसके बाद में अब की बार अमित शाह जी ने बीते दिन जो है 330 यानी 330.34 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है, और ये पैसा जो है एनडीआरएफ की जानिब से ये खर्च किया जाएगा तमाम तर उन इलाकों में जहां पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, जहां पे फ्लड सिचुएशन हुई है, जहां पे फ्लड से नुकसान हुआ है। और अब की बार जो है एनडीआरएफ को मजबूत बनाने के लिए ये सारे पैसे वागुजार किए गए हैं। कहीं ना कहीं इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक राहत की सांस भी ली है। दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, कैबिनेट मीटिंग के हवाले से कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। जिस प्रकार से कहा जाता था कि कई एक प्रोजेक्ट है, चाहे वो कोई भी इमारत हो, गवर्नमेंट की कोई भी इमारत हो या कहीं सड़कें हैं, तो लेकिन जब उस पर काम नहीं होता था तो उसमें ये कहा जाता था कि ये सीडीएफ पैसे से हुआ, यानी जो विधायक है, विधायक का जो फंड होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड के जरिए ये काम होते थे। लेकिन उसमें ये कहा जाता था कि अब इसके पैसे जो है लैप्स हो गए, यानी साल भर ये खर्च नहीं हो पा रहे हैं और उसके बाद में वो पैसे लैप्स होके वापस चले जाते थे। लेकिन अब की बार कैबिनेट के जरिए ये फैसला लिया गया कि अब ये जो पैसा होगा ये नॉन लैप्सेबल होगा, यानी अब ये वापस पैसा नहीं होगा, बल्कि ये पैसा जो है वापस ट्रेजरी में जमा होगा। और पूरे डिटेल्स के साथ में जो कंसर्न अथॉरिटी होगी, अफसरान होंगे, वो कंसर्न उसमें पूरी तरीके से डिटेल लिखेंगे कि क्यों ये खर्च नहीं हुआ, और उस प्रकार से ये वापस जो है ट्रेजरी में जमा होगा और अगले साल फिर ये काम जो है उसी काम में लगाया जाएगा, वो पैसा उसी काम में लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। दूसरा अहम फैसला, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि ट्रांसपोर्टों के जरिए जो है जम्मू कश्मीर में हाल ही में हमने देखा कि बंद का आह्वान था, उनके जो है किराए में, यानी पैसेंजर किराए में इजाफे के हवाले से काफी मांग की जा रही है। और इस कैबिनेट मीटिंग के थ्रू भी अब की बार ये फैसला लिया गया है कि 18% जो किराया है उसमें अब बढ़ोतरी होगी। और ये फाइल जो है अब जो है एलजी ऑफिस में गई है, लोक भवन में गई है, और वहां पे इसको हरी झंडी मिलने के बाद में ये लागू किया जाएगा। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग के हवाले से एक राहत की खबर, लेकिन दूसरी जानिब से जो आम नागरिक है उन पे अब बोझ पड़ने का इम्कान है, क्योंकि 18% अब उनको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा, चाहे वो बस से सफर कर रहे होंगे या किसी और चालक से सफर कर रहे होंगे। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, दक्षिणी कश्मीर शोपियान में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई इस प्रकार से कि यहाँ पे नकली करेंसी को, यहाँ पे एक बड़ा गिरोह जो है उसको यहाँ पे दबोच लिया गया है। दरअसल एक निजी दुकानदार के जरिए शिकायत की गई कि उसके पास में जो है नकली करेंसी आ रही है, और उसके बाद में पुलिस तुरंत जो है हरकत में आ गई। और उसके बाद में जब कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई, और 3 जो शख्स है उनको हिरासत में लिया गया, जो कि वही शोपियान के ही इर्द गिर्द के बताए जा रहे हैं। और उनके तहवील में तकरीबन 79,000 यानी 79,000 रुपीज जो नकली करेंसी है, इसको यहाँ पे जो है साबित कर लिया गया है। और पूरी तरीके से अब छानबीन की जा रही है कि ये पैसा कहाँ से आया और किस प्रकार से और कौन कौन से इसमें मुलविस है। फिलहाल पुलिस इस पूरी जो इस इशू में पूरी तरीके से अभी कार्रवाई कर रही है। और मजीद ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से कई की गिरफ्तारी भी यहाँ पे अमल में लाई जाएगी। चौथी खबर की अगर हम बात करें कि ड्रोन ड्रॉपिंग, जिस तरीके से ड्रोन मूवमेंट के हवाले से पर्टिकुलरली एलओसी के उन इलाकों में देखा गया जहां पे ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए जो है नशे की तस्कर यहाँ पे करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, और नापाक हरकतें की जा रही है, क्योंकि अब आतंकी के घुसपैठ की यहाँ पे कोई जो है शक शुबा नहीं है, क्योंकि जो अलर्ट यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारे वीर जवान है, वो भरपूर उसका जवाब दे रहे हैं। और काफी सारे जो आतंकी है उनको वहीं से घुसपैठ करने से पहले ही उनको वहीं पे दबोच लिया जाता है। लेकिन अब दूसरी ट्रेजेडी पाकिस्तान की ओर से कि ड्रोन के जरिए जो है नशे की चीजें वो बरामद की जो है भेजने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ पे अलर्टनेस की वजह से ये कार्रवाइयां भी जो है इनकी जो नाकाम साजिशें हैं, इनको नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे कुछ काम नहीं है। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें जो है सुजतगढ़ में ये एक मामला पेश आया जहां पे ड्रोन के जरिए 500 ग्राम जो हीरोइन है उसको यहाँ पे ड्रॉप किया गया।
ड्रोन के जरिए। हालांकि इसके बाद में जो वहां पे अलर्ट बीएसएफ है, भारतीय सुरक्षा बल, उन्होंने वहां पे अलर्टनेस दिखाई और इसको अपने तहवील में लिया है। और इसके बाद में कई एक शख्स को, तकरीबन 2 ठीक है शख्स को अजहर, जम्मू कश्मीर के युवाओं को लगातार नशे की तरफ धकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश भी हो रही है, इसका भी जिक्र कई दफा सामने आया है। ऐसे में इस तरीके के प्रकरण और भी अधिक गंभीर हो जाते हैं, जिस पर बेहद सजगता और गंभीरता की जरूरत है। ड्रोन मूवमेंट पर निश्चित हमारे सुरक्षा बल पूरी तरीके से नजर रख रहे हैं और उनका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। वहीं कैबिनेट की बैठक से जम्मू कश्मीर में कुछ खट्टी मीठी खबरें सामने आई, कुछ फैसले स्वागत योग्य नजर आए, तो आम जनता कहीं ना कहीं अपने सफर के किराए पर बढ़े बोझ से थोड़ी आहत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में, जैसा कि हमारे सहयोगी अजहर ने जानकारी दी है, नकली नोटों का जो जखीरा वहां बरामद किया गया है, इस पर भी निश्चित पैनी नजर की जरूरत होगी अजहर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है और संभवतः ये पूरे देश भर में फैला हुआ भी एक गिरोह हो सकता है। इंडियन करेंसी जब पहले से ही बेहद कमजोर हो रही है डॉलर के मुकाबले, ऐसे में इस तरीके से नकली नोट का मार्केट में आ जाना चिंताओं को और व्यवस्था को और लचड़ा सकता है। आगे बढ़ेंगे रिपोर्टर लाइव में और हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा, बड़ा दिन है आज, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं पंजाब और वहां बदलाव रैली को संबोधित करेंगे। सीएम सैनी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। क्या तमाम बड़ी जानकारी है इस खास आयोजन को लेकर, और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द निश्चित विपक्ष किस तरीके की राजनीति कर रहा है? देखिए, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज चुनावी बिगुल यहाँ से बजाने वाली है। मोगा में बदलाव रैली जो आयोजित की गई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। हालांकि 12 बजे का समय है और माना जा रहा है कि 12:30 और 1 बजे के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोगा पहुंच जाएंगे। और इसमें देखिए, नाम तो बदलाव रैली यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच सकते हैं और 1 लाख की संख्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल बताई गई है। तमाम बड़े जो बीजेपी के नेता हैं या इस रैली में शामिल होंगे और नजरें यहाँ पर भी टिकी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किन किन को निशाने पर लेते हैं। आम आदमी पार्टी देखिए सत्ता में यहाँ पर मौजूद है, मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस है और शिरोमणि अकाली दल। क्या अकाली दल को भी यहाँ पर बीजेपी निशाने में लेती है या नहीं, क्योंकि अंदर भीतरी खाते की अगर बात करें तो गठबंधन को लेकर भी बातचीत एक बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल वो बीच में अटकी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसे निशाने पर लेते हैं। लेकिन नजरें टिकी है कि माना जा रहा है कि कोई बड़ी जो हस्तियां हैं वो भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि इससे पहले अगर हम जालंधर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लेकिन उसे एक धार्मिक कार्यक्रम देखिए बता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस कार्यक्रम के जरिए दलित वोटों को साधने की कोशिश यहाँ पर की थी, जो 32% यहाँ पर दलित वोट हैं। लेकिन अब मोगा में पहुंचकर कहीं ना कहीं पूरे मालवा, बिल्कुल ईशा, जब किसी प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हो तो कोई भी आयोजन महज आयोजन नहीं होता, उसके जरिए जितना अधिक लाभ, चुनावी लाभ लिया जा सकता है, इसकी भी कोशिश रहती है। और यही कोशिश प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में देखी गई। निश्चित ही गृह मंत्री अमित शाह की आज इस रैली से भी ऐसी तस्वीरें सामने आएगी। और एक बेहद अहम जानकारी जो आपने साझा की, जिस तरीके से आड़े हाथों लेते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह तमाम दलों को, उससे ये भी सटीक तरीके से क्लियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर मिल जाएगा कि अकाली दल को लेकर जो तमाम बातें कही जा रही है गठबंधन को, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। ईशा, इस सब के बीच सीएम सैनी के शामिल होने की बात है और पंजाब में हरियाणा सरकार का ये दावा रहा है कि उनके तमाम योजनाओं को कॉपी करने की रणनीति चलती है। फिर चाहे हम बजट की ही बात क्यों ना कर लें, अगर सैनी पहुंचते हैं तो इस मुद्दे को भी और उछाल मिल सकता है। देखिए, हरियाणा सरकार जो बजट लेकर आई थी इस बार, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कोशिश की गई है कि हरियाणा के बजट के जरिए पंजाब को साधा जाए। पंडित दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है। फिलहाल 1 लाख जिनकी आय है, 1 लाख से कम जिनकी आय है, उन महिलाओं को ही जिनकी आयु 23 वर्ष से अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन सितंबर में इसका दायरा बढ़ाकर 1,80,000 जिनकी आय सीमा होगी वार्षिक, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, पंडित दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना में हर परिवार की गरीब महिला को इसका जो लाभ है उसको देने का काम यहाँ पर नायब सैनी सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो पंजाब का बजट आया है उसमें पंजाब सरकार ये दावा कर रही है कि पंजाब की 97% महिला को इसका लाभ मिलेगा।
1000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा सामान्य वर्ग की महिलाओं को, और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो ये घोषणा है वो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब इससे बाहर निकलने की कोशिश कैसे करेंगे, कैसे महिलाओं को साधने की कोशिश आज की जाती है। हालांकि लाडू लक्ष्मी योजना के तहत जो राशि दी जा रही है उस तरीके की योजना की घोषणा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी कर सकती है, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं को जो योजना जारी की गई थी उसका लाभ मिला और सरकार रिपीट हुई, वैसा ही दिल्ली में भी घोषणा की गई। लेकिन हरियाणा और पंजाब पड़ोसी राज्य है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप पार्टी की अगर बात करें तो वो महिलाओं के मामले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कैसे जो महिलाएं हैं उन्हें विश्वास में लेते हैं वो देखना है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं पंजाब एक बड़ी चुनौती भी है, और यही वजह है कि पंजाब की तैयारी खास तौर से और जोर शोर से की जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री का भी एक कार्यक्रम हुआ था, और निश्चित ही ये बदलाव रैली चुनावी शंखनाद है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से यहाँ गृह मंत्री अमित शाह तमाम अन्य दलों को अपने रडार पर लेते हुए नजर आएंगे। कई चीजें उससे भी क्लियर होगी, और इसके साथ वो तमाम वोट बैंक कौन कौन से रहेंगे जिनको बीजेपी अपने खेमे में लाने की कोशिश करेगी। खासतौर पर महिलाएं बीजेपी की तरफ मानी जाती हैं, पंजाब में महिलाएं किस तरीके से बीजेपी के पाले में आए, ये कोशिश जरूर कहीं ना कहीं नजर आ सकती थी। तो ये है तमाम बड़ी खबरें देश भर के कुछ, जिस पर रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम सहयोगी संजय, राघवेंद्र, ईशा और अजहर ने हमें तमाम जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।